तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रिया। क्रिया तो हम देख चुके हैं, तो देखते हैं हम क्रिया के भेद। तो कौन कौन से भेद हैं क्रिया के? एक सकर्मक है, एक अकर्मक है। तो जैसा कि हम देखेंगे सकर्मक क्या है। सकर्मक कर्म के साथ जो है, जो क्रिया कर्म के साथ है उसे हम सकर्मक कहेंगे, और जो क्रिया कर्म के साथ न हो उसे हम अकर्मक कहेंगे। जैसे आप देखेंगे रीता आम खाती है। रीता आम खाती है, खाना तो क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ कर्म क्या है? आम। तो कर्म के साथ है इसलिए सकर्मक क्रिया ये है। अब रीता खाती है, खाना तो क्रिया हो गया, लेकिन यहाँ कर्म का कुछ नहीं पता, क्या खाती है कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे ये सकर्मक और ये अकर्मक। तो अब देखते हैं हम सकर्मक के कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं। ये दो है, एक द्विकर्मक, एक संयुक्त क्रिया। द्विकर्मक को क्या कहेंगे, इसे समझने के लिए हम देखते हैं, और फिर हम संयुक्त क्रिया को भी देखते हैं। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, मैंने पहले ही आपको बताया, उसे हम सकर्मक कहेंगे। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े बल्कि कर्म ना हो उसमें, उसे अकर्मक कहेंगे। मैंने आपको पहले बताया। जैसे वो क्या करके हम निकाल सकते हो, राम आम खाता है, तो क्या खाता है? आम खाता है ना। आम खाता है, लेकिन अगर राम खाता है तो वहाँ पे आम की कोई बात नहीं, तो इसलिए वो अकर्मक होगी, है ना। जिस वाक्य में दो क्रिया हो उसे द्विकर्मक कहेंगे। ये देखेंगे आप ना, सकर्मक के दो भेद हैं। तो जिसमें दो क्रियाएं हो उसे द्विकर्मक कहेंगे। कुछ अकर्मक सकर्मक क्रिया भी ऐसी होती है जो पूरा अर्थ न दे सके, उस अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें पूरक कहते हैं। कुछ अकर्मक सकर्मक क्रिया भी होती है जो पूरा अर्थ न दे सकती हैं, उस अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें पूरक कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद हम देखेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर या उनके अनुसार क्रिया के भेद: मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया दूसरे शब्दों से न बनी हो मूल क्रिया कहलाती है। जैसे खाना पीना सोना। जो क्रियाएं दूसरे शब्दों से न बनी उन्हें मूल क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना सोना। मुख्य क्रिया के साथ जो क्रियाएं आए उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं गया था, वह आई है, मैं सोने जा रहा हूँ, ये सहायक क्रियाएं होती है। इंग्लिश में भी कहते हैं ये सहायक क्रिया, हेल्पिंग, है ना। तो जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सुकन्या पढ़कर सोती है। सुकन्या पढ़कर सोती है, मतलब सोती तो है लेकिन पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। वह खाकर सोता है, वह पढ़कर सोता है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं। क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। परोक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, भविष्य काल और वर्तमान काल। जिस क्रिया में विधान निश्चित हो, सामान्य अवस्था, जैसे अजय आया, राधा खेल रही है। जिस क्रिया में प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव हो उसे विधि अवस्था कहते हैं। जैसे हम यहाँ खेलें, प्रत्यक्ष विधि होगी। आप मुझे पुस्तक दीजिएगा, परोक्ष विधि। जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध हो वहाँ पे संभाव्य अवस्था है, संभाव्य होगा। जैसे एग्जाम्पल, शायद वह कानपुर में मिल जाए, शायद वह कानपुर में आए, शायद
मैंने इसे कहीं देखा है। तो यहाँ पे संभाव्य अवस्था होगी। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होते हैं हम पहले भी देख चुके हैं। अविकारी शब्द जैसे अव्यय को कहते हैं, जो लिंग रूप किसी भी रूप में परिवर्तन ना हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, है ना। जैसे अव्यय भाव समास भी एक होता है, जो न तो लिंग के न तो रूप के आधार पर परिवर्तित नहीं होता। ये 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का होता है। क्रिया, विशेषण, अव्यय, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बदलाए। ये 4 प्रकार के होते हैं। समय, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। जैसे कालवाचक में क्या देखेंगे, जैसे कब का भाव, है ना, कितना का भाव, कहाँ का भाव। ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, कब, कितना, कहाँ से ये हम समझ सकते हैं। अगर कोई भी वाक्य दिया है तो आप कब कब का प्रश्न करेंगे तो समय आसानी से निकल आएगा। और मात्रा, मात्रा है तो कितना है, आप ये निकालते हैं ये कितना है, जैसे 1 kg है कि मीटर है ना, कितना है इससे हम पता कर सकते हैं। जैसे कब, शाम को या फिर सुबह, है ना, सुबह या फिर कितने बजे, इससे मतलब ये हम निकाल सकते हैं कब, कितना और कहाँ। स्थानवाचक कहाँ, बाजार में कि घर में, है ना, कि बाजार में कि कहाँ, कानपुर या फिर कहाँ पे कहेंगे तो स्थानवाचक से हमें क्लियर हो जाएगा। रीतिवाचक काम करने का तरीका, यहाँ पे हम कैसे कैसे का अभाव करेंगे, कैसे का प्रश्न करते हैं तो ये इस रीतिवाचक हमें समझ में आएगा। जैसे कि ये काम तुमने कैसे किया, अगर मुझे जाना है ना, काम करने का तरीका, जैसे कहीं जाना है तो कैसे जाओ, तो यहाँ पे रीतिवाचक काम करने का तरीका। अच्छा, हम ट्रिक से ज्यादा वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं अगर हमें दिक्कत हो जाती है पेपर के टाइम, कभी कभी भूल जाता है, ट्रिक भी काम कर जाता है ना। जिन वाक्यों में कहाँ का भाव निकले वहाँ स्थानवाचक होगा। जिन वाक्यों में कहाँ का भाव निकले, यहाँ पे मैंने आपको भी दिखाया स्थानवाचक में कि कहाँ शब्द निकालिएगा तो निकल आएगा आपका स्थानवाचक होगा। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं हम आपको, रमेश बहुत पढ़ता है। बहुत कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। तो यहाँ पे मात्रा का, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया भी है ना। वह धीरे बोलता है, अब आप देखेंगे कैसे बोलता है, धीरे बोलता है, कैसे बोलता है, रीतिवाचक यहाँ पे आ गया। एग्जाम्पल मैंने दिया था, अब इससे अच्छा कोई नहीं समझेगा। बच्चे अंदर चले गए, कहाँ चले गए, अंदर चले, कहाँ का भाव कहाँ आएगा, स्थानवाचक में। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, प्रतिदिन यहाँ पे कालवाचक। कब करता है, वह कब करता है, प्रतिदिन करता है, समय दिन में करता है। कब करता है, यहाँ पे कब का प्रश्न करेंगे, वह कब करता है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन करता है। तो यहाँ पे ये निकल आया कालवाचक अव्यय। तो हमें आशा है कि अव्यय आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखते हैं हम संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक कहेंगे। जैसे कौरव सेना समेत मारे गए, कौरव सेना मारे गए, तो ये यहाँ पे एक शब्द अलग से आया, समेत, कौरव सेना समेत मारे गए। यहाँ पे क्या है, कौरव की सेना तो मारी गई लेकिन साथ में कौरव जो थे वो भी मारे। कौरव मतलब जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, कौरव की उपाधि मतलब दी गई है, ऐसा कहा था कौरव, है ना, कि बहुत सारी सेना है, तो सेना तो मारी गई और कौरव समेत मारे गए। यहाँ पे संबंध दिखाया गया है इस शब्द के द्वारा।
यह चोरी कुछ दिन पहले हुई। चोरी तो हुई लेकिन कुछ दिन पहले हुई। कुछ दिन संबंध होता है चोरी और चोरी होने में। ये कुछ दिन जो है संबंध हुआ। राम के आगे राधा खड़ी है। राम के आगे राधा खड़ी है। आगे खड़ी है पीछे खड़ी है, संबंध दिखा रहा है राम और राधा के बीच में। वैसे राम यहाँ पे सीता करना चाहिए था। मोहन के बिना मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे दो कड़ियों के बीच में एक संबंध बना हुआ है, यहाँ इसलिए संबंध बोधक हुआ। देखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है? जो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले समुच्चय बोधक कहते हैं। दो वाक्य हैं उन्हें जोड़ते हैं जो परस्पर समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यह दो प्रकार का भी होता है, संयोजक और वियोजक। इन्हीं दो पंक्तियों को जोड़ना, इन्हीं दो पंक्तियों को तोड़ना। वियोगात्मक और संयोगात्मक, ये दो अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संयोग का मतलब ये होता है जोड़ना, है ना, जोड़ना। और वियोजक मतलब वियोग, यहाँ पे इसका मतलब ये दो कड़ियों को अलग अलग करना। वियोजक किन्हीं दो वाक्यों को तोड़ना। जैसे एग्जाम्पल, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। तुम बहुत मेहनती थे लेकिन तुम सफल न हो सके। यहाँ पे आप कैसे समझेंगे? हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। तुम बहुत मेहनती थे, है ना। यहाँ पे तुम बहुत मेहनती थे लेकिन सफल नहीं हो सके। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब यहाँ पे ये एक है, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, तो यहाँ पे दो, इसलिए विवादात्मक और संयोगात्मक। देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि से तो हम पढ़े ही है कि कोई आश्चर्य, कोई विस्मय भरी बात हो, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जैसे कोई भी बात हो, खुशी की बात हो, तो वहाँ पे भी लोग विस्मय दिखाते हैं। शोक हो तो वहाँ भी होता है विस्मय, है ना। यहाँ पे होता है जैसे वाह क्या छक्का मारा है। अगर मैच चल रही हो तो ये सब कुछ ज्यादा ही निकलता है ना। तो वाह क्या छक्का मारा है, यहाँ पे हर्ष हुआ, ओ मजा आ गया, अभी हर्ष है। वैसे ये शब्द जो है दुख में भी आता है। तो कैसे हो गया, हाय क्या हो गया, यहाँ पे विषाद दुख दिया गया, तो ये विस्मयादि बोधक हो गया, है ना। निपात, निपात क्या है? एक निपात संज्ञा भी है, संस्कृत में एक निपात संज्ञा है। वाक्यों में किसी शब्द के बाद जो अव्यय लगाकर एक विशेष बल दिया जाए उसे निपात कहते हैं। इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। ये जो लगा दिया गया है ना, ये निपात, राम ने ही मारा, मतलब इसे बल दे दिया गया है कि राम ने मारा, ये तो क्लियर है, लेकिन राम ने ही मारा, इनके अलावा किसी और ने नहीं मारा, तो यहाँ पे ये, ठीक है। अब ऐसे यहाँ मूर्ख भी जानता है, मतलब हर मूर्ख जानता है इस बात, तो ये निपात कहते हैं इसे। आइए हम जानते हैं लिंग। यहाँ पे बड़ी समस्या होती है, तीन विषय हैं, तीनों में ये समस्याएं होती हैं, किसमें कितने लिंग और किसमें कितने वचन होते हैं, है ना। तो हिंदी में कितने लिंग है ये हम जानते हैं, हिंदी में कितने लिंग है, और ये बात जानना, हिंदी में कितने लिंग है, संस्कृत में कितने लिंग है और इंग्लिश में कितने हैं जेंडर, तो ये जानना जरूरी होता है। हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि संस्कृत और इंग्लिश में कितने होते हैं ना, हिंदी का तो हम बता ही रहे हैं, तो आप देखते हैं अगर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लिंग, लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान, है ना। लिंग, इसी से हम पहचानते हैं स्त्री है कि पुरुष है ना, क्या। तो अब इसे कैसे पहचानेंगे हम, इसे हम आपको बाद में बताते हैं, क्योंकि कभी कभी समस्या आ जाती है और क्वेश्चन भी आते हैं कि स्त्रीलिंग, अगर लड़की और लड़के की बात हो, जानवर की बात, तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि स्त्रीलिंग है तो क्या है। तो आप पहले देखते हैं लिंग के कितने भेद हैं। हिंदी व्याकरण में दो ही प्रकार के लिंग हैं,
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। जो स्त्री वर्ग का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष वर्ग का वो बोध कराए पुल्लिंग। अगर बात इतने की हो तो समझ में आता है। आइए पहले कुछ न्यूमेरिक जान लेते हैं। जैसे अगर हमें लिंग को जानना है, वो स्त्री पुरुष की बात होगी तो हम समझ पाएंगे, लेकिन सिर्फ स्त्री और पुरुष की ही बात नहीं होती। तो हमें ये समझना होगा, हम कुछ वर्ड यूज करें जैसे अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, उस शब्द के पहले आकर प्रयोग करें। पहले अच्छा, अच्छी तो जरूर जरूर लगाएं, है ना। जैसे क्या है, जैसे अगर हम ये कहते हैं, नदी की बात करते हैं, नदी, नदी अच्छा है कि अच्छी है ना। हम कुछ वर्ड बोलते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। पर्वत, जैसे पर्वत दे दिए, है ना, पर्वत। तो बताइए पर्वत अच्छा है कि अच्छी, बताइएगा। लड़के लड़की की बात, जैसे एक सवाल आया था टेक में, सरसों, संतान, ऐसे करके गीत, रात, माँ, बात, ये सब आया था। तो मैंने भी लगाया था, सही लगाया था। एक उसमें क्या था, संतान, संतान शब्द आया था। इसे क्या माना गया, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? ये दिया था किसमें से, कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग। तो इसे माना गया था, संतान को माना गया था ये स्त्रीलिंग। चील भी थी इसमें। लेकिन ये बात समझ नहीं पाते कि पीएमपी संतान को कैसे स्त्रीलिंग मान सकते, जबकि संतान में सिर्फ लड़का ही नहीं बल्कि लड़की और लड़का दोनों आते हैं। अगर आज के जो बंटवारा है या फिर किसी में देखेंगे तो संविधान में एक नियम लागू हुआ है कि एक बाप की जो जायदाद है उसका हकदार संतान है, उसकी संतान है, उसकी संतानें हैं। तो संतान में उसका कहने ये, उसी पे विवाद बढ़ा था, है ना, कि उसका जो वारिस है, उसका हकदार है, वो सिर्फ उसका लड़का है। तो इसी पे विवाद हुआ था आखिर कि आखिर कैसे संतान में, क्या वो सिर्फ लड़की को पैदा करता है या लड़की को नहीं? तो बाद में कोर्ट ने इसे सुनवाई की, लड़की लड़की दोनों को भी बराबर का हकदार बताया, है ना। तो आज लड़की और लड़का दोनों ही बाप के अपने हिस्से में हकदार होते हैं, लेना ये बात अलग ही होती है। तो संतान ये ना पूरी तरह से हम आप स्त्रीलिंग कह सकते हैं, ना तो पुल्लिंग ही, ये दोनों है। क्योंकि संतान में लड़का लड़की दोनों आते हैं। लड़की भी अपनी माँ बाप की संतान होती है, लड़का भी संतान, तो इसे, जो कि गलत है, इसे नहीं मानना चाहिए, है ना। कुछ अपवाद भी हैं, आप देखेंगे, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, ये आप देखेंगे तो ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी, ये सब पुल्लिंग है। इसमें आप देखेंगे स्त्रीलिंग है। दोनों लिंग में प्रयोग, देश, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा, ये दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। जैसे देश जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में है, और प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा, है ना। अब देखते हैं आप, जैसे इन शब्दों में गलतियां बहुत होती हैं। ये जो शब्द है इसमें गलतियां बहुत होती हैं। अगर ये दे दिया गया है इस कवि, तो इसका ये बता दिया जाएगा कि इसका स्त्रीलिंग कैसे होगा, है ना। ये यही शुद्ध है, कभी तो शुद्ध शुद्ध में दे दिया जाता है, ये वर्ड गलत करके दे दिया जाता है, तो इसे हमें चयन करना होता है ना। और विद्वान है, विद्वान है, इसकी स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बहुत सारे शब्द दे दिया जाएगा, विद्वानी, या फिर विदुषी भी दिया रहेगा, एक ये भी रहेगा, लेकिन अन्य तीन और भी रहेंगे तो हम समझ नहीं पाते, तो यही सही होता है। नेता, नेता का क्या होगा? नेत्री, नेताइन दे दिया जाएगा, और दो तीन और दे दिए जाएंगे, तो नेत्री जो है यही सही है। महान, महान में भी ऐसे दे दिया जाएगा, एक दो चार और, तो महती इसका सही है। साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका, यही इसका सही है, और ये ज्यादातर आते हैं, है ना। ये जो है पूरे ज्यादातर आते हैं। अब देखते हैं हम आगे। वचन, लिंग तो देख लिया हम लोगों ने, अब
वचन देखते हैं कि ये जो वचन है वो कितने प्रकार के हैं। वचन हिंदी में वचन भी 2 प्रकार के होते हैं। आपको बताएं कि हिंदी संस्कृत में इंग्लिश में अंतर होता है ना? तो लिंग और वचन ये हिंदी में दोनों 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे 2 वचन नहीं होता है ना? संस्कृत में होता है, जैसे एक वचन लड़का और बहुवचन लड़के। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ये भी समझना होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होता है, जैसे क्या मैं आपको जैसे आंसू, केस, समाचार, प्रजा। प्रजा को प्रजु नहीं कर सकते हैं, प्रजा है तो ये एक वचन में भी है और बहुवचन में। एक वचन इसे नहीं कर सकते आप, ये बहुवचन ही है। समाचार, केस, आंसू, रोम, कोस, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लौंग, एक साधु भी है ना? ये भी बहुवचन में है। और कुछ एक वचन में ही रहता है, कुछ शब्द एक वचन में ही रहता है, जैसे जनता, माल, सोना, घृणा, प्यार, ये एक वचन में ही रहते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इस शब्द का बहुत गलत प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका सार्थक अर्थ ले, न कि निरर्थक। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहती है। व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो हम संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वो हमेशा एक वचन में रहती है। द्रव्यवाचक किसी द्रव्य जो होता है, जिससे किसी द्रव्य का हमें ज्ञात होता है, वो द्रव्य जो होते हैं जैसे सोना, चांदी, ये सब है ना, गेहूं, चावल, ये सब एक वचन में। और भाववाचक, जैसे भाववाचक में क्या, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, तो भाववाचक संज्ञा ये हमेशा एक वचन में रहती है। जैसे कि आप इसमें से देख सकते हैं घृणा और प्यार, ये भी भाववाचक है, तो ये एक वचन में ही रहती है ना? इसमें कुछ शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं, तो ये भाववाचक जो है ये हमेशा एक। और द्रव्यवाचक में देखेंगे आप सोना, ये आपको बताया हमेशा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर शब्दों में ऐसा होता है। आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ये सब आपको बताया ना, तो टेट में सब बहुत ज्यादा आता है। मैंने भी हिंदी टेट में, टेट से मतलब मैं लगता मेरा हिंदी 30 में 29 है, और अगर वही संतान वाला सही न हुआ होता 28 आ जाते। 2 क्वेश्चन उसमें दिया था, एक संतान वाला जो कि उसने नहीं माना, और एक जो मिलान वाला था उसने वो नहीं माना, जो कि ऐसा क्वेश्चन ही गलत था, है ना? तो आइए देखते हैं, आदर और सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, अनेकों गलत, अनेकों आप नहीं प्रयोग कर सकते, अनेकों लोग हैं, एक क्या, अनेक सही। वह स्वयं, वह यह स्वयं में बहुवचन, अनेक जो होता है ना, ये बहुवचन हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। बाग में अनेक वृक्ष थे, ये ऐसा नहीं कर सकते बाग में अनेकों वृक्ष थे, ये गलत हो जाएगा। बाग में अनेकों वृक्ष, अनेक वृक्ष थे, है ना? अनेकों हम बोल देते हैं, लेकिन वो अशुद्ध होता है। वहाँ अनेक लोग हैं, वहाँ अनेकों लोग हैं, क्या बोलने की बातें होती है ना, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध में जब बातें आती हैं तो गलत हो जाती है। तो आज के लिए यहीं तक, फिर हम देखते हैं कारक और विभक्ति, है ना? और आगे हम पढ़ते रहेंगे, लाइव भी आते रहेंगे। अगर आपको टेट की पूरी हिंदी चाहिए तो हमारे चैनल पे जरूर बने रहिएगा और देखिएगा हिंदी। जो भी मेरा नोट्स है मैं उसे शेयर करूँगी आप लोगों के सामने, और इसे इतना ज़रूर पढ़िएगा आप लोग टेट देने से पहले। तो बने रहिए हमारे चैनल पे मोटा मोटी इस पे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।